Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School C, India's first online school. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आज से 8-10 हजार साल पहले लोगों ने नर्मदा वैली, गारो हिल्स, सुलेमान एंड केदार हिल्स में रहना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जो उन्होंने गांव बसाए उनमें डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे उन्होंने ऐसी जगहों पे जाना स्टार्ट कर दिया जहां पे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते थे, यानी खेती बाड़ी कर सकते थे, एग्रीकल्चर कर सकते थे। ओके, सो दे स्टार्टेड गोइंग टू प्लेसेस वेयर एग्रीकल्चर कुड बी परफॉर्म्ड। और एग्रीकल्चर सबसे अच्छा कहाँ होगा? सबसे अच्छा एग्रीकल्चर होगा रिवर्स के पास। क्यों? क्योंकि रिवर्स में बहुत सारी रेती मिट्टी होती है। तो जब भी किसी रिवर में बाढ़ आती है वो पूरी रेती मिट्टी है वो आसपास के एरियाज पे फैल जाती है, जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो लोगों ने नदियों के आसपास मूव करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने जो सबसे एक अहम लोकेशन चुनी रहने के लिए वो थी इंडस नदी और उसके आसपास का इलाका। अब देखिए, इंडस नदी जो है, मान लीजिए ये इंडिया है इस तरह से, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, सो इंडस नदी इस तरह से इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में फ्लो करती है, पर उसकी 5 सहायक नदियां हैं, यानी उसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं 5 आज के दिन। क्या क्या है वो 5 नदियां? सतलुज, ब्यास, चेनाब, रावी एंड झेलम। ठीक है, ये 5 नदियां हैं। इसके अलावा पुराने टाइम में, आज से 2-3-4 हजार साल पहले, एक और नदी हुआ करती थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती की भी एक सहायक नदी थी जो उसको सपोर्ट करती थी, पानी प्रोवाइड करती थी, जिसका नाम था यमुना। क्या नाम था? यमुना। यमुना ने अपना रास्ता बदल दिया। नदियां रास्ता बदलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोसी नदी जो है बिहार की, जिसको हम क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर कुछ सालों में अपना रास्ता बदल देती है और उसकी वजह से वहां पे बहुत बुरे वाली बाढ़ आती है, लोग बेघर होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। सो ये जो कोसी नदी है, इसी की तरह यमुना ने अपना रास्ता बदला और वो यहाँ से ऐसे जा रही गंगा में जाकर मिल गई, जिसकी वजह से सरस्वती नदी को एनफ पानी नहीं मिला और सरस्वती नदी सूख गई। अब लोगों ने किस तरह से रहना स्टार्ट किया था, मैं आपको बताती हूँ। लोगों ने जो अपनी लोकेशन बसाई थी वो इस तरह से बसाई थी। यहाँ वाले जो लोग थे उनको सरस्वती नदी से पानी मिलता था। सरस्वती नदी सूख गई, उसकी वजह से इस जगह पे पड़ने लगा सूखा, यहाँ पे पड़ने लगा सूखा। और बाकी का जो इस सिविलाइजेशन का एरिया था, वहां पे इतनी भारी नदियां थी कि यहाँ पे आती थी बाढ़। इस रीजन से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। प्लस बाय दिस टाइम, आज से तकरीबन 3000 साल पहले आयरन की डिस्कवरी होती है। इंसान आयरन की डिस्कवरी करता है, उससे पहले एक और मेटल वो डिस्कवर करता है जिसका नाम है कॉपर। लेकिन कॉपर इतना स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। आयरन की आप कुल्हाड़ियां बना सकते हैं, इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, एग्रीकल्चर बढ़ा सकते हैं उन इक्विपमेंट्स की सहायता से। आयरन की कुल्हाड़ियों से आप जंगल साफ करके वहां पे अपनी एग्रीकल्चर कर सकते हो। आयरन की डिस्कवरी की वजह से लोगों ने गंगा नदी के आसपास जो घने जंगल थे उन्हें साफ करना पॉसिबल हो पाया उनके लिए। उन्होंने वो जंगल साफ किए और तकरीबन आज से 2500 साल पहले लोगों ने गंगा नदी के आसपास रहना शुरू किया। ये देखो, अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of rivers। कौन सी? इंडस और उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। Later about 2500 साल ago cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast। कहाँ कहाँ पे? अभी भारत का मैप में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये गंगा नदी है हमारी, दिस इज द गंगा रिवर। यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना ये। इसके आसपास ये, और ये जो एक नदी है सोन, इसके आसपास लोगों ने रहना स्टार्ट किया। इन्होंने यहाँ पे जिस तरह से, जहाँ पे मतलब रहना स्टार्ट किया, वो पूरी एरिया इस तरह से था। कुछ एरिया नेपाल का, कुछ आज के दिन जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारे स्टेट्स को इंक्लूड करके। और ये जो कोस्ट लग रहा है, यानी समुद्र तट से लगता था ये वाला जो एरिया, जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया। यहीं पे उन्होंने भारत के सबसे पुराने एंड सबसे पावरफुल किंगडम की स्थापना की, राज्य की स्थापना की, जिसका नाम था मगध। इन एंशिएंट
times the areas along these rivers to the south of Ganga was known as Magad. मगध की स्थापना की लोगों ने, ठीक है। Now lying in the state of Bihar. आज के दिन मगध कहाँ है? बिहार। Its rulers were very powerful and set up a very large kingdom. आपने वो सीरियल तो देखा होगा ना, अशोका वाला। अशोका देखा होगा आपने, चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा, वो सारे मगध के ही शासक थे। Kingdoms were set up in other parts of the country as well. भारत के दूसरे हिस्सों में भी राज्य स्थापित किए गए, लेकिन सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल राज्य था मगध। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया मगध की स्थापना होती है कहाँ पे? गंगा के आसपास। कब? आज से 2500 साल पहले। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब इस पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ 2, 4, 5, 6 बातों का ध्यान रखना है। क्या है वो बातें? कि इंसान ट्रैवल क्यों करता था? वाई डिड द ह्यूमन ट्रैवल? ट्रैवलिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रैवल क्यों किया? वाई? ओके, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ट्रैवलिंग से हमें क्या फायदा हुआ है। ओके, throughout people travel from one part of the subcontinent to the other. The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journeys dangerous at times. ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस, ये जो बाधाएं थी, जैसे नदियां आ गई, पहाड़ आ गए, इसकी वजह से ट्रैवलिंग मुश्किल तो थी, खतरनाक भी थी, लेकिन फिर भी लोग ट्रैवल करते थे। क्यों? अभी रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। Some moved in the search of livelihood. कुछ बेटर जीवन जीने की अपॉर्चुनिटीज के सर्च में बाहर जाते थे। उन्हें लगता था कि शायद बाहर कहीं और उन्हें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। So and some would move out to escape natural calamities. मैंने आपको बताया कि इंडस नदी के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें कभी सूखा झेलना पड़ता था, कभी बाढ़ आ जाती थी उनके घरों में, जिसकी वजह से उन्हें मूव आउट करना पड़ा। नेचुरल आपदाएं, ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इससे बचने के लिए वो लोग मूव करते थे। Sometimes men marched in armies conquering other lands. मैंने आपको बताया कि कैसे मगध जो है सबसे ताकतवर राज्य के तौर पर उभरा। पर ताकत का अंदाजा, हम किसी राज्य की ताकत का अंदाजा कैसे लगाते हैं? कि वो कितना बैटल्स जीतते हैं, ठीक है, उनकी जनता कितना अच्छा लाइफस्टाइल जीती है। तो मगध इतना पावरफुल था कि वो कोई भी बैटल हारा नहीं था, एक्सेप्ट फॉर कलिंगा। कलिंगा की बैटल, कलिंग का जो युद्ध था उड़ीसा में, कलिंग का जो युद्ध अशोक ने लड़ा था, वो भी वो लोग जीत गए थे, लेकिन उसमें इतना खून खराबा अशोक ने, जो महाराजा अशोक थे, उन्होंने देखा कि उनका मन परिवर्तन हो गया, उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। इस तरीके से वो हिस्ट्री है, वो हम कभी और पढ़ेंगे, कहानियां बताऊंगी मैं आपको। बट फॉर नाउ आप देखिए कि जब भी कोई बैटल होती है तो उसमें दोनों साइड्स की आर्मी मार्च करके एक जगह पर आती है फाइट करने के लिए। वो भी तो क्या है, वो एक तरीके का मूवमेंट है। Merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. जो व्यापारी होते थे वो अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। And religious teachers walked from village to village. जो हमारे धर्म गुरु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, लोगों की समस्याओं का हल देते थे। इस तरीके से वो मूवमेंट करते रहते थे। फाइनली सम पीपल perhaps traveled driven by a spirit of adventure. बहुत सारे लोग सिर्फ घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, इस रीजन से भी लोग ट्रैवल करते थे। ये अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल, क्या ये 5 पॉइंट्स काफी नहीं है आपके लिए? ऑफ कोर्स काफी है। इसी तरह से आप चैप्टर में से अपने खुद के आंसर्स बना सकते हैं, और कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी। Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. अब देखिए कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं हम किसी चीज को, सब कॉन्टिनेंट भारत को क्यों कहते हैं, ये बातें एक बार मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्टिनेंट क्या होता है बेटा? ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा, इस तरीके से मैं पे नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे इससे फिर कनेक्टेड, थोड़ा सा कनेक्टेड साउथ अमेरिका है। ओके, यहाँ पे अफ्रीका है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमारा यूरोप है, इस साइड आ जाओ, यहाँ पे हमारा पूरा एशिया है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड,
एंड नीचे हमारा अंटार्कटिका है। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं यानी कॉन्टिनेंट्स हैं। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे सभी कॉन्टिनेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से क्लियरली सेपरेटेड हैं ओशंस की वजह से। नॉर्थ और साउथ में सिर्फ एक पतली सी भीड़ी सी जमीन की पट्टी ने उन्हें कनेक्ट कर रखा है। अफ्रीका ऑलमोस्ट अलग ही है, बीच में यहाँ पे मेडिटेरेनियन ओशन आता है, वो हम ज्योग्राफी में आपको पढ़ा देंगे। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग से पानी में पड़ा है, यहाँ पे अंटार्कटिका बिल्कुल अलग से पानी में पड़ा है। आप कहेंगे कि मैम लेकिन एशिया और यूरोप तो बिल्कुल साथ साथ हैं, उनके बीच में तो कुछ नहीं है। उनके बीच में भी एक सेपरेशन है, माउंटेन्स की एक श्रृंखला है जिनको हम कहते हैं यूराल माउंटेन्स। क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन्स। कोई भी ऐसी चीज जो बाकी की जमीन से, बाकी की धरती की जमीन से फिजिकली सेपरेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट। अब भारत का किस्सा देखिए, भारत की सिचुएशन देखिए। यहाँ पे इस तरह से साउथ एशिया है, ये भारत का हिस्सा है। ओके, भारत में यहां से ऐसे करके हिमालयाज रन करते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे हिमालयाज हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक पट्टी है भारत के नॉर्थ में, ये हिमालयाज ने एक दरवाजा सा बना रखा है, पूरे बाकी के एशिया से भारत को सेपरेट कर रहा है ये दरवाजा। साउथ में हर जगह पानी ही पानी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो पानी की वजह से हम साउथ से सेपरेटेड हैं। तो ये जो बीच का इलाका है जिसमें पाकिस्तान भी आ गया, प्रेजेंट डे भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, ये जो 3 देश हैं ये मिलकर कहलाते हैं सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं हम इन्हें? सब कॉन्टिनेंट। क्यों कहते हैं हम इन्हें सब कॉन्टिनेंट? क्योंकि जैसे कॉन्टिनेंट बाकी के लैंड से सेपरेटेड होता है किसी न किसी फिजिकल बैरियर की वजह से, उसी तरह से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मिलकर हिमालयाज की वजह से नॉर्थ से प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा लगता है जैसे हिमालयाज वहां पे बॉडीगार्ड बनकर खड़ा है। साउथ में हम पानी की वजह से सेपरेटेड हैं, इस कारण से भारत को कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। People from across the frontiers came to the subcontinent and settled here। हर जगह के लोग आकर भारत में बसे, क्योंकि भारत में बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलता है, इंसानों को फ्लरिश करने का मौका मिलता है, क्योंकि खाने की भी अबंडेंस है, पानी की भी कोई कमी नहीं है, इस रीजन से। These movements of people enriched our culture, tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred years। भाई देखो क्या होता है, मूवमेंट की वजह से क्या होता है? कल्चर्स एक्सचेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज इंडियन हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मेरे को हरियाणवी भी आती है, तो कल को अगर मैं यूएसए जाऊंगी तो वहां पे कभी ना कभी मेरे मुंह से हरियाणवी हिंदी निकलेगी। जिस तरीके का खाना मैं खाती हूँ वहां पे भी मैं उसी तरीके का खाना खाऊंगी। वहां के लोग उस चीज को अगर देखेंगे तो वो भी कुछ सीखेंगे, शायद मैं भी उनसे कुछ सीख लूं। इसी तरीके से होता है कल्चरल एक्सचेंज, समझे आप? तो कोई भी अगर इंसान मूवमेंट करता है, ट्रैवल करता है, उसकी वजह से कल्चर एक्सचेंज होते हैं लोगों के। अब आप मुझे बताइए कि जो एक आपकी डिश होगी समोसा, वो इंडियन डिश है क्या? बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं आप लोग, फास्ट फूड, फेवरेट फास्ट फूड है ऑलमोस्ट सबका। अच्छा चलो बिरयानी बताओ, इंडियन डिश है? नो। समोसा मिडिल ईस्टर्न डिश है, यानी कि ये ईरान, इराक, कुवैत यहाँ की बनी हुई है ये डिश, ठीक है। और बिरयानी पर्शियन डिश है। पर्शियन का क्या मतलब है? प्रेजेंट डे ईरान, वहां से आई थी बिरयानी। इसको कौन लाए भारत में? इसको भारत में लाए थे मुगल्स। ओके, मुगल्स इसे भारत में लाए, उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, भारत के जो मसाले हैं वो डाल के इसको और थोड़ा इम्प्रूव कर दिया। इसके अलावा कुछ ऐसी वेराइटीज ऑफ सब्जियां हैं जो भारत की नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है क्यों। देखिए आप मुझे बताइए, पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो ये इंडियन डिश है? आई वुड से नो, ये पुर्तगाली डिश है, यानी पोर्चुगीज डिश है ये। पुर्तगाली लाए थे इसे भारत में। आज देखो, आज से 500-600 साल पहले भारतीयों को किसी को नहीं पता था आलू होते हैं, लेकिन आज के दिन हर सब्जी में आलू डल जाते हैं। अरे मैंने कई लोग तो ऐसे देखे जो भिंडी की सब्जी में भी आलू डाल देते हैं ठीक है, पोटैटो हो गया। इसके अलावा
शुगर, चीनी जो है, जिसको आप चीनी कहते हैं, सफेद शुगर, क्या वो इंडियन है? नो, इट इज नॉट इंडियन। फिर वो कहाँ की है, कहाँ की टेक्नोलॉजी है? वो चाइनीज टेक्नोलॉजी है। इसीलिए तो उसका नाम चीनी रखा है, क्योंकि वो चीनी है, चाइनीज है। लेकिन शुगर केन यानी गन्ना जो है वो भारत में उगता है शुरू से ही। जो चीनी यानी चाइनीज लोग भारत आए, वो शुगर केन को अपने साथ वापस चाइना ले गए। उन्होंने वहां पे उसको साफ करके बिल्कुल ऐसे क्लीन व्हाइट शुगर बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसीलिए वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो एक प्रकार की शुगर होती है, सफेद रिफाइंड शुगर, उसको हम कहते हैं चीनी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो चाइना से आई है। अच्छा, टी जो है, क्या वो इंडियन है? नो, इट इज ऑल्सो चाइनीज। अच्छा, कॉफी, क्या कॉफी इंडियन है? नो, इट इज अफ्रीकन। तो आप कहोगे मैम इंडियन है क्या? इंडियन है व्हीट, गेहूं। हजारों वेराइटीज गेहूं की उगाई जाती हैं आज के दिन भारत में। अच्छा, व्हीट के अलावा राइस, हजारों वैरायटी राइस की उगाई जाती है भारत में। इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स भारत से बाहर गई हैं और कुछ क्रॉप्स भारत में आई हैं। ऐसे ही होता है रिलीजन का। कुछ रिलीजन जैसे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, वो भारत से उभरे हैं। भारत के यूपी, बिहार, झारखंड वाले इलाकों में, नेपाल के जो एरियाज है, वहां पे ये रिलीजन्स डेवलप हुए और इन्होंने ये बाहर गए लोगों के साथ, जिसकी वजह से आज के दिन श्रीलंका में बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, म्यांमार में बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, बहुत सारे दूसरे देशों में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। जैन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी भारत की देन है। इस्लाम जो है, इसी तरह से जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भारत से बाहर गए हैं, ऐसे ही इस्लाम भारत के अंदर आया है आज से तकरीबन 1300-1400 साल पहले। सो इस्लाम कहाँ का रिलीजन है? इस्लाम मिडल ईस्ट का रिलीजन है। मिडल ईस्ट यानी ये जो सऊदी अरेबिया वगैरह है, यहाँ का। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेम्स ऑफ लैंड हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वीडियो वाजंट वेरी बोरिंग, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैंने आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, फैक्ट्स बताए। दिस लेक्चर वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।